जब दरवाजा खुलता है तो अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि कमरे के अंदर युग था, जो कि बेड के ऊपर पीठ के बल लेटकर सो रहा था। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, यहाँ तक कि जूते तक नहीं उतारे थे। वो जैसे आया था वैसे ही सो गया था। 10 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद अभिमन्यु को पसीना आने लगा था। वो धीरे से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि यक्षिणी अपने कमरे से आजाद हो गई है और वो अभी इस वक्त इसी कमरे में है, युग के आसपास। अभिमन्यु को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हो चुकी थी और इस वक्त युग के कमरे के अंदर थी। अभिमन्यु बड़ी हिम्मत करके अपना कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही अभिमन्यु युग के कमरे में अपना पहला कदम रखता है, टेम्परेचर -1 में चला जाता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर पर ग्रीन लाइट जलने लग जाती है। अचानक से वातावरण ठंडा होने के कारण अभिमन्यु के दांत गिटगिटाने लग जाते हैं। जैसे जैसे अभिमन्यु युग के पास जाते जा रहा था, टेम्परेचर माइनस में जा रहा था। युग के पास पहुंचने तक टेम्परेचर -10 हो गया था। कमरे के अंदर रखे सारे सामान पर धीरे धीरे बर्फ जमने लग गई थी। सिर्फ कमरे के अंदर रखे सामान पर ही नहीं, बल्कि युग के शरीर पर भी। युग के शर्ट की बटन अभी भी खुली हुई थी और उसके सीने पर भी बर्फ जमने लगी थी। अभिमन्यु अपने आसपास देखने लग जाता है और सोचने लगता है, ये सब हो क्या रहा है? ये मेरा कोई वहम है या फिर हकीकत? अभिमन्यु अपनी 2-3 बार आंखें मलता है, ये देखने कहीं ये उसका सपना तो नहीं। पर सब चीजें वैसी की वैसी ही थी जैसी उसे दिख रही थी। कुछ ही पल में युग की पूरी बॉडी बर्फ से ढक जाती है। अभिमन्यु कपकपाते हुए युग की बॉडी को छूने लग जाता है। जैसे वो उसकी बॉडी छूता है, अभिमन्यु को उसके शरीर में एक कपकपी सी महसूस होती है। उसका बदन गर्म होने लग जाता है और अगले ही पल वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। अभिमन्यु बेहोश हो जाता है। सुबह के 7 बज रहे थे और इस तरफ युग के बड़े पापा दिलीप के घर सभी अपने अपने काम में लग गए थे। जानकी अपने कमरे की झाड़ू लगा रही थी। अमोदिता भी वहीं पर थी, जो उस कमरे की ड्रेसिंग जमा दे रही थी। अमोदिता ड्रेसिंग की सफाई कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग के बगल में बने स्विच बोर्ड पर पड़ती है। उसमें एक मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। अमोदिता वो मोबाइल उठाते हुए कहती है, अरे बुआ, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, नया मोबाइल ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। जब जानकी वो मोबाइल देखती है तो हैरानी के साथ कहती है, अरे ये मोबाइल मेरा नहीं है अमोदिता बेटा। क्या कहा? आपका नहीं है? तो फिर किसका है ये मोबाइल? जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, अरे हाँ याद आया, ये मोबाइल तो युग का है। कल उसने चार्जिंग पर लगाया था, पर तभी लाइट चली गई थी। उसे लगा कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, इसलिए उसने यहीं पर लगे रहने दिया। लगता है कल जल्दी जल्दी में जाना हुआ, इसीलिए यहाँ पर भूल कर चला गया। तो अब क्या करें बुआ जी इस मोबाइल का? जानकी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर रजनी आ जाती है। रजनी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। रजनी अमोदिता की तरफ तिरछी नजरें करते हुए कहती है, करना क्या है बेटा? तुझे ये मोबाइल युग को देकर आना है। वो बेचारा परेशान हो रहा होगा अपने मोबाइल के बिना। आजकल के बच्चों के दिन की शुरुआत मोबाइल से ही तो होती है ना। अमोदिता समझ जाती है कि उसकी माँ उसे ग्रेवयार्ड कोठी क्यों भेज रही थी, ताकि वो युग का बाल ला सके, उस पर काला जादू कर सके। जानकी अमोदिता को मना करते हुए कहती है, अरे रजनी, अमोदिता को क्यों परेशान कर रही हो? बेचारी अमोदिता कब जाएगी और कब युग को उसका मोबाइल देकर आएगी? बल्लू काका है ना, वो दे आएंगे युग को उसका मोबाइल। पर भाभी, बल्लू काका हैं कहाँ? वो तो सुबह सुबह ही बड़े भैया के साथ कहीं चले गए हैं और उनके साथ अमोदिता के पापा भी गए हैं। क्या कहा? सुबह सुबह ही निकल गए? पर कहाँ पर? पता नहीं भाभी, अब वो कहीं बताकर जाते हैं क्या? और मैं कहाँ उनसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछ लिया तो उल्टा मुझे खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। अमोदिता उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ती है, तो फिर क्या करना है माँ? रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, फिर वही सवाल, क्या करना है? अरे कितनी बार बताऊं तुझे, एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है क्या तुझे? बताए तो तुझे, ये मोबाइल युग बेटे को देकर आना है, समझी? अमोदिता डरते हुए कहती है, पर माँ वो ग्रेवयार्ड कोठी में। अमोदिता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रजनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, हाँ वहीं पर रहता है युग, ग्रेवयार्ड कोठी में। इसी बहाने उससे मिल भी लेना, और रात को जो कुछ हुआ उसके लिए वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माफी को? सॉरी माँ। हाँ वही, समझी? सॉरी बोल देना। और सुन,
रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, काम पूरा करके आना, खाली हाथ मत आना। अमोदिता रजनी को इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ, पूरा काम करके आऊंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। उसी के पीछे पीछे रजनी भी बाहर निकल जाती है। जब रजनी कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि अमोदिता बहुत स्लो चल रही थी। रजनी जल्दी से उसके पास जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतने धीरे धीरे क्यों चल रही है? तुझे आज ही युग के पास जाना है और उसका बाल लेकर आना है। अगर ऐसे ही चलती रही तो तुझे बरसों लग जाएंगे उसके पास पहुंचने में। जैसे ही रजनी अमोदिता के कंधों पर हाथ रखती है, अमोदिता की डर के मारे चीख निकल जाती है। रजनी अमोदिता के चेहरे का डर भांप लेती है और हैरानी के साथ पूछती है, तू डर क्यों रही है अमोदिता इतना? अमोदिता रोते हुए कहती है, डरू नहीं तो क्या करूं माँ, आप जानती है उस ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी कैद है, फिर भी आप मुझे वहां पर भेज रही है। अपनी बेटी को ऐसे मौत के मुंह में धकेलती है। रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू एक सौदाइन होकर इतना डर रही है। डर तो लगेगा ही ना माँ, अभी मैं पूरी तरह से आपकी तरह सौदाइन कहाँ बनी हूँ। अरे तू डर मत, मेरे साथ आ, इस डर का इलाज है मेरे पास। इतना कहकर रजनी अमोदिता का हाथ पकड़ती है और उसे किचन में ले जाती है। अमोदिता किचन के चारों तरफ देखते हुए कहती है, माँ, आप ये मुझे किचन में क्यों लाई हैं? रजनी अपने राइट हैंड की उंगली से अमोदिता को चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, तू 2 मिनट चुप रहेगी? जब देखो तेरा मुंह बकबक ही करते रहता है। अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमोदिता चुप हो जाती है। रजनी किचन में जमे डिब्बों में से एक डिब्बा निकालती है और उसके अंदर से गिनकर कुल 5 राई के दाने निकालती है और अमोदिता के हाथ में थमा देती है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये क्या माँ, आप मुझे ये राई के दाने क्यों दे रही हो? मैं थोड़ी वहां पर अचार बनाने जा रही हूँ जो आप मुझे राई दे रही हो। और अगर आपको राई के दाने देना ही तो थोड़ा ज्यादा दीजिए ना, 5 राई के दानों से क्या होता है? रजनी अमोदिता पर गुस्सा होते हुए कहती है, नालायक लड़की, ये राई के दाने तुझे पता भी है मैं क्यों दे रही हूँ? अमोदिता सिर नीचे करते हुए कहती है, क्यों माँ? क्योंकि इन छोटी छोटी राई के दानों से भी बड़े बड़े टोटके किए जाते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। रजनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अमोदिता बीच में उसे टोकते हुए कहती है, क्या कहा? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए? पर कैसे माँ? कहते हैं अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो एक घड़े में पानी भरकर उसमें कुछ राई के दाने या राई के पत्ते डालकर शनिवार के दिन उसी पानी से नहाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुवार के दिन राई के दानों का दान करने से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं और उन कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। इतना कहकर रजनी एक लंबी सांस लेती है और कहती है, बुरी नजर का दोष खत्म करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए ऐसे ही कई काम साधे जाते हैं। इन राई के दानों से सब टोटके करने की विधि अलग अलग होती है। पर माँ, आप ये राई के दाने मुझे क्यों दे रही हैं? बता रही हूँ नालायक लड़की, सब्र तो कर थोड़ा। जिस तरह ये भूत प्रेत नमक से डरते हैं, ठीक उसी तरह ये यक्षिणी राई के दानों से डरती है। पर उसके लिए एक मंत्र आना चाहिए, तभी वो डरेंगी, वरना इन राई के दानों का भी कुछ असर नहीं होगा, समझी? कैसा मंत्र माँ? अपना कान ला मेरे पास। अमोदिता अपना कान अपनी माँ के पास ले जाती है। रजनी करीब 2-3 मिनट तक अमोदिता के कान में कुछ बोलती रहती है। रजनी की बात खत्म होने के बाद अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ, इतना बड़ा मंत्र ये मुझे याद कैसे रहेगा? यदि मैं भूल गई तो? अगर भूल गई तो तू जानना और वो यक्षिणी। अब मेरा दिमाग मत खा ज्यादा। मेरा काम था तेरी रक्षा के लिए तुझे मंत्र बताना, वो मैंने बता दिया। अब बाकी का काम तेरा। अब जा जल्दी और अपने काम को अंजाम तक पहुंचा कर आ। अमोदिता राई के 5 दानों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए वहां से जाने लग जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग अभी तक बेड पर सोया हुआ था। युग उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और नींद में ही अपने बेड से नीचे उतरने लग जाता है। और जैसे ही वो अपना कदम नीचे रखता है, उसका पैर सीधे अभिमन्यु के सीने पर रखा जाता है। अभिमन्यु चीखते हुए कहता है, मार डाला रे। युग अपनी आंखें मलते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु, तू नीचे था? तू नीचे क्यों सो रहा था? अभिमन्यु अपना सीना पकड़कर बैठते हुए कहता है, यार मैं नीचे सो नहीं रहा था, बेहोश हो गया था। क्या कहा? बेहोश हो गया था? पर कैसे? अभिमन्यु युग को रात में क्या क्या हुआ था सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनने के बाद युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है,
तेरे कहने का मतलब यह है कि यक्षिणी अपने कमरे से आजाद हो गई है, पर वो ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर नहीं गई, बल्कि इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है, और कल रात वो यहीं मेरे पास थी। हाँ यार, मैंने अपने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से चेक किया, तेरे कमरे का टेम्परेचर अचानक कम हो गया था, माइनस में चला गया था। कहाँ है तेरा वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर? अभिमन्यु अपने आसपास इंफ्रारेड थर्मोमीटर ढूंढने लग जाता है। उससे 2-3 कदम की ही दूरी पर ही इंफ्रारेड थर्मोमीटर फर्श पर गिरा हुआ था। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मोमीटर उठाकर युग को देते हुए कहता है, ये रहा, ये देख। युग उस इंफ्रारेड थर्मोमीटर को अपने हाथ में लेता है और उससे आसपास का तापमान चेक करने लग जाता है। युग देखता है कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर के डिस्प्ले में कभी लाल लाइट जल रही थी तो कभी ग्रीन लाइट, और देखते ही देखते इंफ्रारेड थर्मोमीटर बंद हो जाता है। युग हंसते हुए कहता है, लगता है तेरा ये डिवाइस भी तेरे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर की तरह खराब है। तेरे ये सारे डिवाइस घटिया ही है क्या? अभिमन्यु उस इंफ्रारेड थर्मोमीटर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अरे ये खराब कैसे हो गया? कल रात तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया इसे? युग अभिमन्यु की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो अपना शरीर देखने लग जाता है। जब वो देखता है कि उसकी शर्ट की बटनें खुली हुई हैं और उसके सीने पर नाखून की खरोच के निशान हैं, तो वो अभिमन्यु को शक की निगाहों से घूरते हुए कहता है, ये तूने क्या किया मेरे साथ अभिमन्यु? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था तू वैसा लड़का है। अभिमन्यु असमंजस में पड़ते हुए कहता है, वैसा लड़का हूँ मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तू साफ साफ कहेगा, कहना क्या चाहता है? युग अपने सीने की खरोचों पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये मेरी शर्ट की बटनें खुली हुई क्यों हैं? और मेरे सीने पर ये खरोच के निशान कैसे हैं? युग देख, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। ये खरोच के निशान तो तू कल रात अपने साथ बाहर से ही लाया था, और कल से ही तेरी शर्ट खुली हुई थी। इतना ही नहीं, कल तो तू हमें बेहोशी की हालत में मिला था, वो भी ये अपने ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के बाहर। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मैं बेहोश मिला था, वो भी दरवाजे के बाहर? हाँ युग, तू बताएगा कल रात तेरे साथ हुआ क्या था? युग याद करने लग जाता है कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। वो याद करते हुए कहता है, यार कल रात ना मुझे रोंका मुझा घाट पर एक लड़की मिली थी। अभिमन्यु अपनी भौहों को ऊपर नीचे करते हुए कहता है, क्या कहा? लड़की मिली थी? कौन थी वो लड़की? क्या नाम था उसका? यार कुछ तो नाम ही बताया था उसने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, पर वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। तुझे पता है, उसको देखकर मुझे शालिनी की याद आ गई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, ये शालिनी वही है ना जिसके बारे में उस दिन तू मुझे बता रहा था, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड? युग उदास मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ भाई वही शालिनी। शालिनी के चले जाने के बाद आज तक मुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर पता नहीं क्या जादू था उस लड़की में, मैं उसकी ओर खींचा चले जा रहा था। युग अपने दिमाग पर और जोर देता है और कहता है, उस लड़की ने मुझे नदी पार करवाई, फिर मैंने उसे पैसे दिए, और फिर वो कमल के फूलों की खुशबू। अभिमन्यु बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, हाँ कल रात में भी तू ये कमल के फूल और लड़की के बारे में ही बड़बड़ाया जा रहा था। युग अपने दिमाग पर और जोर देने लग जाता है और कहता है, यार उस लड़की ने अपने जूड़े में ना कमल का फूल लगाया हुआ था, उसने मुझे वो दिया, और जब मैंने उसकी खुशबू सूंघी तो उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ बात तक की थी। युग की बातें सुनकर अभिमन्यु भौचक्का रह गया था। वो धीरे से कहता है, क्या कहा? उस लड़की ने अपने जूड़े में कमल का फूल लगाया हुआ था? हाँ यार, बड़ी अजीब बात लगती है ना। मैंने भी उससे यही पूछा था, उसने कहा उसे कमल के फूल पसंद थे। कोई और बात जो तूने नोटिस करी हो उस लड़की के बारे में? युग याद करने लग जाता है और उचकते हुए कहता है, हाँ जब वो मुझे मिली थी तो उसके आसपास बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। अभिमन्यु आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुझे पता है कल रात जब तू हमें दरवाजे के पास बेहोश पड़ा मिला था ना, तो तेरे पास भी बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। एक और बात, मैंने सुना है कि यक्षिणी को फूलों से बहुत लगाव होता है, हमेशा अपने पास ही रखती है। युग अभिमन्यु की बातें सुनकर दंग रह गया था। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, कहीं वो लड़की यक्षिणी तो नहीं थी? देख, तेरी शर्ट की बटनें भी खुली हुई हैं, नाखून से खरोचने के निशान भी है। उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी
तेरे ख्वाब हैं। युग अपना सिर खुजाते हुए अभिमन्यु से पूछता है, उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मतलब ये कि कहीं कल रात यक्षिणी ने तेरे साथ वो काम तो नहीं किया? कौन सा काम? वही काम जो एक पति पत्नी रात के वक्त करते हैं। देख, तेरी शर्ट की बटनें खुली हुई थी और तेरे सीने पर खरोच के निशान भी थे। युग अभिमन्यु पर भिन्नाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू पागल हो रहा है क्या? कैसी बातें कर रहा है? जरा कुछ सेंस वाली बातें तो किया कर। अभिमन्यु अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, यार मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे तेरे हुलिये से समझ में आ रहा है। अभिमन्यु, अभी थोड़ी देर पहले तू कह रहा था ना कि यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर नहीं गई है। वो कल रात यहीं पर थी, इसी कमरे में। तूने ये अपने इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक भी किया था ना? अगर कल रात यक्षिणी यहाँ पर थी तो वो मेरे साथ सेक्स कैसे कर सकती है? क्योंकि मैंने अपने डिवाइस का यूज तेरे यहाँ पर आने के बाद किया था। हो सकता है वो तेरे साथ वापस आ गई हो। नहीं तो फिर तू ही बता, तेरे सीने पर ये खरोंच के निशान कैसे आए? मुझे नहीं पता मेरे सीने पर ये निशान कैसे आए, पर देख मैं तुझे बता देता हूँ, सेक्स करने के बाद जो कमजोरी फील होती है मुझे वो भी नहीं हो रही। एक और बात मान ले कि चल कल रात में यक्षिणी के साथ था और उसने मेरे साथ सेक्स भी किया, तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? अभिमन्यु धीरे से कहता है, क्योंकि कल रात पूर्णिमा या अमावस्या नहीं थी। यक्षिणी पूर्णिमा या अमावस्या की रात को मर्दों को अपना शिकार बनाए करती है। हो सकता है उसने बस तेरे साथ सेक्स किया हो, तुझे अपना शिकार बाद में बनाए। तू पागल है क्या यार? पता नहीं तेरे दिमाग को क्या हो गया है, कुछ भी सोच रहा है तू आजकल। ये तो वही बात हो गई कि मंगलवार के दिन यक्षिणी चिकन नहीं खाती। इतना कहकर युग हंसने लग जाता है। पर यार सुन तो, युग बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, पर मुझे कुछ नहीं सुनना। और वैसे भी जो लड़की मुझे कल रात मिली थी, मुझे नहीं लगता कि इतनी खूबसूरत लड़की यक्षिणी हो सकती है। अभिमन्यु फुसफुसाते हुए कहता है, खूबसूरत लड़की ही तो यक्षिणी होती है। क्या बोला तूने? अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, कुछ नहीं। अभिमन्यु युग के चेहरे की उदासी पढ़ लेता है और उसे समझाते हुए कहता है, देख अभिमन्यु, मैं ये नहीं कह रहा कि तू पूरी तरह गलत है, कुछ भी हो सकता है। सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, पर अभी हमारा सबसे ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हुई है या नहीं, और यदि हुई है तो वो अभी कहाँ पर है। तो फिर क्या करें? क्या करें मतलब ये बता, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट तू है या फिर मैं? अरे हाँ, मैं ही तो हूँ, मैं तो भूल ही गया था। ऐसे भूल मत यार, हमारे पास अब बस 4 ही दिन बचे हुए हैं। 4 दिन बाद पूर्णिमा है। यदि उससे पहले हमने यक्षिणी का पता नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, पर उस काम को हम रात में ही अंजाम दे सकते हैं। तो ठीक है, फिर रात में शुरू करते हैं। अभिमन्यु और युग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों को दरवाजा हिलने की आवाज सुनाई देती है। जब उन दोनों की नजर दरवाजे पर पड़ती है तो उनकी जान हलक में आ जाती है। दरवाजे पर कायर और कछुआ खड़े थे। वो दोनों मन ही मन सोचकर ये घबराने लग जाते हैं कि कहीं इन दोनों ने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। कायर कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, और भाई क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों? युग और अभिमन्यु घबराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब इन दोनों को क्या जवाब दे। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, कहीं तुम दोनों आज रात भी कोई कार्यक्रम की तैयारी तो नहीं कर रहे? कल रात तो मजा ही आ गया था पीने में। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाता है और बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं कछुए, तुझे पीने के सिवा कुछ और दिखता भी है या नहीं? वो हम दोनों तो युग के स्टार्टअप पर डिस्कशन कर रहे थे। कल रात तो कर नहीं पाए तो आज ही करेंगे। अब जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट भी तो करना है ना। कछुआ धीरे से कहता है, अरे अच्छा ये, मुझे तो लगा कार्यक्रम। अभिमन्यु बीच में ही टोकते हुए कहता है, आज रात कार्यक्रम करने की सोचना भी मत, हमें जरूरी काम करना है। मैंने अभी तुझे बताया ना। कछुआ नीचे सिर करते हुए कहता है, हाँ समझ गया। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, यार युग, वैसे मैं पूछना भूल गया, ये बता कल रात तू बेहोश कैसे हो गया था? और तेरे बड़े पापा के साथ किस बात पर झगड़ा हो गया था कि तुझे रात में ही नदी पार करके यहाँ पर आना पड़ा? युग कायर के सवालों का जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लग जाता है। आमी जे तुम्हार, शुद्धू जे तुम्हार। कछुआ हंसते हुए कहता है, लो आ गया बिंदु रानी का फोन शायर साहब को।
अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? उठा उठा, शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या? हाँ उठा रहा हूँ, तू मुंह बंद रखेगा अपना थोड़ी देर। कछुआ चुप हो जाता है। हाँ बिंदु बोलो। अच्छा ठीक है। अरे हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ सीधे दुकान पर ही आता हूँ, बस 10 मिनट निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। इतना कहकर कायर फोन कट कर देता है। कायर के फोन रखते ही युग हैरानी के साथ कायर से पूछता है, क्या हुआ? क्या बोल रही थी बिंदु? यार वो दुकान का सिलेंडर खत्म हो गया, बस वही भरवाने ले जाना है। अच्छा। कायर वहां से निकलते हुए कहता है, चल कछुआ तू भी चल। क्या कहा? मैं भी चलूं? पर बिंदु ने तो तुझे बुलाया है। हाँ पर सिलेंडर पकड़कर पीछे बैठने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब बिंदु बेचारी पकड़ पाएगी क्या? वाह, बिंदु बेचारी और मैं। चल ना यार, अब नाटक मत कर ज्यादा। चल रास्ते में तुझे नाश्ता पानी भी करवा दूंगा। कछुआ खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात, चल अब। इतना कहकर कछुआ और कायर वहां से निकलने लग जाते हैं। तभी अभिमन्यु उन दोनों को टोकते हुए कहता है, अरे रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी थोड़ा काम है। युग हैरानी के साथ कहता है, अब तू भी जा रहा है? हाँ यार, पर तू फिक्र मत कर, मैं रात को आता हूँ ना। चल ठीक है, पर रात को वक्त पर आ जाना, देर मत करना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। कायर, कछुआ और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद युग ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे में कुंडी लगाता है और अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। इस तरफ अमोदिता डरते डरते अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। अमोदिता के पैर कपकपाए जा रहे थे, पर युग को पाने की चाहत उसे ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ खींचे जा रही थी। अमोदिता खुद से बात करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। वो यक्षिणी हुई तो क्या हुआ, मैं भी सौदाईन हूँ। माँ ने मुझे मंत्र भी दिया है उस यक्षिणी से निपटने के लिए। मैं उससे नहीं डरती। मैं युग जी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। युग जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी, पाकर ही रहूंगी। यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ती जा रही थी और कुछ ही देर में वो ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगा हुआ था। अमोदिता कोठी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, युग जी सुनिए, हम आपका मोबाइल लाए हैं। आप अंदर ही है ना? कोई जवाब नहीं आता। युग जी जल्दी दरवाजा खोलिए, हम हैं अमोदिता, हम इंतजार कर रहे हैं आपका बाहर। अमोदिता 4-5 बार युग को आवाज लगाती है, पर वॉशरूम में होने के कारण युग दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो अंदर हैं भी या नहीं? कहीं यक्षिणी के डर के मारे वो कहीं चले तो नहीं गए, या फिर यक्षिणी ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? ऐसे ही न जाने कितने अनाप शनाप ख्याल अमोदिता के मन में आ रहे थे। अमोदिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई देती है। अमोदिता खुद से कहती है, लगता है युग जी की नींद खुल गई और उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली, तभी झट से दरवाजा खोल दिया। इतना कहकर अमोदिता दरवाजे को धीरे से धक्का मारती है। दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो अमोदिता शॉक्ड हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हॉल के अंदर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है। उसने सोचा था कि दरवाजे पर जरूर युग खड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। अमोदिता अपने मन को तसल्ली देने के लिए खुद से कहने लगती है, लगता है दरवाजा पहले से खुला हुआ था, बस मुझे ही लग रहा था कि ये बंद है। भला अपने आप दरवाजा कैसे खुलेगा? मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। इतना कहकर अमोदिता युग को आवाज लगाने लग जाती है, युग जी कहाँ पर हैं आप? कोई जवाब नहीं आता। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अब अमोदिता के अंदर का डर बढ़ने लग गया था। अमोदिता फिर युग को आवाज लगाती है, युग जी कहाँ पर हैं आप? कुछ तो बोलिए। सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। अमोदिता को लगने लगता है कि युग ऊपर वाले कमरे में है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता युग को आवाज लगाते हुए सीढ़ियां चढ़ते जा रही थी। युग जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? आवाज लगाते लगाते अमोदिता रूम नंबर 666 के सामने आकर रुक जाती है। जब उसकी नजर उस दरवाजे पर लगे ताबीजों पर पड़ती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो पसीने से तर हो जाती है। वो डरते हुए कहती है, ये तो वही कमरा है जिसके बारे में पापा उस दिन बात कर रहे थे। इसी के अंदर तो वो यक्षिणी कैद है। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि कमरे के अंदर से फिर कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर अमोदिता डर जाती है। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लग जाते हैं।
वो देखती है कि रूम नंबर 666 के बगल में जो रूम था उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो भागते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाती है और हांफने लग जाती है। अमोदिता कमरे के अंदर पहुंचकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे के अंदर रखे सामान पर पड़ती है। वो देखती है कि बेड के ऊपर एक शर्ट और लोअर रखा हुआ था और बेड के पास ही सूटकेस रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि जरूर ये युग का ही होगा। आखिर ये नया सूटकेस उसी का तो हो सकता था। अमोदिता सोचने लग जाती है, ये कपड़े युग जी के हैं। सबके बाल झड़ते हैं, फिर चाहे वो मर्द हो या स्त्री हो सकता है कि मुझे युग जी के बाल उनके कपड़ों में मिल जाए। यही सोचकर अमोदिता युग की शर्ट उठाने लग जाती है। वो जैसे ही युग की शर्ट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसको लगता है कि किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रही थी पर बढ़ा नहीं पा रही थी। अमोदिता अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड पकड़ते हुए कहती है, ये क्या, ये मेरा हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये क्या हो रहा है? अमोदिता ने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी पर वो शर्ट को छू नहीं पा रही थी। अगले ही पल उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है और वो कहती है कि कहीं ये सब वो यक्षिणी तो नहीं कर रही। हाँ, मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो, पर मैं तुमसे नहीं डरती। युग जी मेरे हैं और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं एक सौदाइन हूँ, सौदाइन, समझी तुम? इतना कहकर अमोदिता अपने राइट हैंड की मुट्ठी खोलती है जिसके अंदर राई के 5 दाने रखे हुए थे। अमोदिता वो मंत्र याद करने लग जाती है जो उसकी माँ ने उसे बताया था। क्या था वो मंत्र, क्या था? हाँ, याद आया। ओम हेम ह्रीम श्रीम हीम होम है ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकनी यक्षिणी पत्नामारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिकम खड़ेन हन 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 भजन भजन। इसके आगे क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ओ माँ, क्या था इसके आगे? अमोदिता आगे का मंत्र भूल गई थी। वो आगे का मंत्र याद करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी। कोई अमोदिता का हाथ और कसकर दबाने लग गया था। क्या था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद आ जा आगे का मंत्र। अमोदिता आगे का मंत्र याद कर रही थी कि तभी अचानक से उसके हाथों से 5 राई के दाने छूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। अमोदिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो चुप हो जाती है। जैसे उसके हाथ से राई के दाने छूटते हैं, उसको किसी ने उसकी कमर से पकड़कर उसे बेड पर लिटा दिया हो। अमोदिता बेड पर से उठने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। अमोदिता अपने हाथ पैर फड़फड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अगले ही पल अमोदिता को महसूस होता है कि कोई उसके वक्ष को छू रहा है, कोई उसे अपने हाथों से सहला रहा है। अमोदिता डरते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ यक्षिणी? मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। तुम तो मर्दों के साथ वो सब करती हो ना? ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? देखो, छोड़ दो मुझे। अमोदिता को अपने तन बदन में एक अजीब सा स्पर्श महसूस होने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बदन को छू रहा हो, उस पर किस कर रहा हो, उसके शरीर के रोम रोम को दबा रहा हो। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यक्षिणी एक औरत के साथ भी ऐसा कुछ कर सकती थी। अमोदिता मन ही मन घबराते हुए कहती है, आज तो मैं गई, ये यक्षिणी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ये सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसके बदन को कोई छू रहा है। उसे लग रहा था कि किसी का हाथ उसकी जांघ पर था जो उसे सहला रहा था। वो उठने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। अमोदिता रोते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो यक्षिणी मेरे साथ? एक स्त्री होकर एक स्त्री के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। छोड़ो मुझे, जाने दो। अमोदिता अपनी जान की गुहार लगा रही थी पर उस अदृश्य शक्ति पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उस अदृश्य शक्ति ने पूरी तरह अमोदिता को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा था। अमोदिता समझ गई थी कि अब वो नहीं बचने वाली, चाहे वो कितना भी चीख ले। वो यक्षिणी के चंगुल में फंस गई थी। अमोदिता अपनी आंखों के सामने अपनी आबरू को लुटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो लाज के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है।
जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, वो अदृश्य स्पर्श जो उसे उसके तन बदन में महसूस हो रहा था, वो होना बंद हो जाती है। जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने युग टाल लपेट कर खड़ा हुआ था। वो अभी अभी नहा कर निकला था। युग हैरानी के साथ अमोदिता से कहता है, अमोदिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये बताओ, मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई हो? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो युग जी, यहाँ पर ना कोई मेरे साथ। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो सोचने लग जाती है कि यदि मैंने युग जी को ये बताया कि यहाँ पर यक्षिणी मेरे साथ वो सब कर रही थी, तो वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। युग जी मुझे पागल समझने लग जाएंगे। वो कभी एक पागल लड़की से शादी नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पागल समझे। युग अमोदिता को टोकते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? अमोदिता युग के बिस्तर पर से उठते हुए और उस पर बिछे गद्दे को हाथ लगाते हुए कहती है, वो युग जी, मैं ना चेक कर रही थी कि ये गद्दा कैसा है। बड़ा ही मुलायम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। युग को अमोदिता की बातें बड़ी अजीब लगती हैं, पर वो इन सब पर ध्यान नहीं देता और अपना अगला सवाल अमोदिता की तरफ फेंक देता है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अमोदिता युग को उसका मोबाइल दिखाते हुए कहती है, वो आप ना कल अपना मोबाइल वहीं पर भूल गए थे तो वही देने आई हूँ। युग मोबाइल को देखते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो परेशान हो जाता अपना मोबाइल ढूंढते ढूंढते। इतना कहकर युग अपना मोबाइल लेने के लिए अमोदिता के पास जाने लग जाता है। तभी अमोदिता अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद करने लग जाती है और शर्माने लगती है। युग सोचने लग जाता है कि ये अमोदिता अचानक से शर्माने क्यों लगी। तभी उसका ध्यान उसके शरीर पर जाता है और उसे याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस टॉवेल लपेटा हुआ था। युग अपने सीने को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, अरे सॉरी। इतना कहकर युग जल्दी से बेड के पास रखे उसके सूटकेस को खोलता है और उसमें से अपने कपड़े निकालता है और वापस वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। अमोदिता सोचने लग जाती है, यही सही मौका है युग जी के कपड़ों में उनका बाल ढूंढने का। अमोदिता बेड के ऊपर ही रखे युग के शर्ट लोअर उठाती है और उसके अंदर युग का बाल ढूंढने लग जाती है। कहाँ पर है युग जी का बाल? मिल जा मिल जा मिल जा, कहाँ है? यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता युग का बाल ढूंढ रही थी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि उसे शर्ट के ऊपर एक बाल मिल भी जाता है। अमोदिता उस बाल को शर्ट में से निकालते हुए कहती है, मिल गया। जैसे ही अमोदिता उस बाल को अपने हाथ में पकड़ती है, युग वॉशरूम से कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो अमोदिता? अमोदिता घबराते हुए कहती है, वो युग जी, वो ये कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा घड़ी करके रख देती हूँ, पर इनमें से तो पसीने की स्मेल आ रही है। आपने इन्हें धोया नहीं है क्या? अरे धोने के लिए तो निकाले थे और स्मेल आना बनता है, इन्हें वो कायर। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं युग जी, मैं धो देती हूँ ना आपके कपड़े। और भी कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं फटाफट धो दूंगी, वो भी एकदम चकाचक। अरे नहीं अमोदिता, मैं धो लूंगा, और मुझे ना मेरे काम खुद करना पसंद है, ना कि किसी और से करवाना। अमोदिता फुसफुसाते हुए कहती है, पर मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं भी तो आपकी अपनी ही हूँ ना, आपकी होने वाली पत्नी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, ये लीजिए आपका मोबाइल। अमोदिता ने युग को अपना मोबाइल देते हुए कहा। युग अमोदिता के हाथ से अपना मोबाइल ले लेता है। अच्छा अब मैं जाऊं युग जी, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, जाओ। अमोदिता वहां से जाने ही लग जाती है। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी युग उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट रुको, एक काम करो, अपना नंबर देते हुए जाओ। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, क्या कहा? मेरा नंबर? पर क्यों युग जी? अरे बड़ी माँ और घर में बाकी सबका हालचाल पूछने के लिए। अब मेरे पास तो किसी का नंबर है नहीं, ना ही बड़े पापा को कॉल कर सकता हूँ, तो तुम ही मेरी बात करा दिया करना और सबका हालचाल बताते रहना। ये बताओ व्हाट्सएप चलाती हो या नहीं? अगर नहीं चलाती हो तो आज ही इंस्टॉल कर लो, मेरी वीडियो कॉलिंग पर बड़ी माँ से बात भी करा दिया करना। हाँ चलाती हूँ ना युग जी, लिखिए हमारा नंबर 9893 अमोदिता युग को अपना नंबर दे देती है। अमोदिता अपने आप पर गर्व करते हुए कहती है, हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, आप भूल रहे हैं? हमने ANM का कोर्स किया है, पढ़े लिखे हैं हम भी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ याद दिलाया। अब तुम्हारा नंबर अमोदिता सिस्टर के नाम से सेव कर देता हूँ। अरे नहीं,
सिस्टर के नाम से नहीं। क्यों, क्या हुआ? सिस्टर के नाम से क्यों नहीं? वो कोई हमें सिस्टर बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप ना एक काम कीजिए, हमारा नंबर अमोदिता नर्स के नाम से सेव कर लीजिए। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ये कर दिया तुम्हारा नाम अमोदिता नर्स के नाम से सेव। अब ठीक है? हाँ ठीक है। युग को अपना नंबर देने के बाद अमोदिता वहां से चली जाती है। इस तरफ रजनी अपने कमरे में थी और बड़े प्यार से अपने हाथों के नाखूनों में रेड नेल पॉलिश लगा रही थी। रेड रंग की ही साड़ी उसने पहन के रखी हुई थी। अपने हाथों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने के बाद वो अपने पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। वो अपने लेफ्ट पैर की चीटी उंगली के नाखून से नेल पॉलिश लगाते हुए अंगूठे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली तक नेल पॉलिश लगाई ही थी कि वो रुक जाती है। रजनी नेल पॉलिश की बोतल को फर्श पर रख देती है। रजनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो सी गई थी, कुछ याद कर रही थी। देखते ही देखते उसकी लेफ्ट आई में से एक आंसू निकलता है और सीधा उसके लेफ्ट पैर के अंगूठे के ऊपर गिर जाता है। जब वो आंसू उसके अंगूठे पर गिरता है तो वो देखती है कि उसके अंगूठे पर नाखून नहीं था। उसके अंगूठे पर बस मांस था, नाखून नहीं, जिसके कारण वो अपने अंगूठे पर नेल पॉलिश नहीं लगा सकती थी। रजनी बड़े प्यार से अपने अंगूठे पर हाथ फेरने लग जाती है। रजनी की आंखों में आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस अंगूठे के नाखून ना होने के पीछे कोई काला अतीत छुपा हो, एक ऐसा अतीत जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया। रजनी बैठी ही हुई थी कि तभी उस कमरे के अंदर हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे पलटी तो देखती है कि उसके पीछे अमोदिता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। रजनी अपनी जगह पर से खड़े होते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू कब आई? और ये बता, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, वो तो अपनी सुध-बुध खोकर खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता अपना हाथ सामने करते हुए उसकी मुट्ठी खोलते हुए कहती है, लाई हूं ना माँ, ये रहा। रजनी अमोदिता की हथेली पर से वो बाल उठाते हुए कहती है, शाबाश, मुझे पूरा यकीन था कि तू युग का बाल जरूर लेकर आएगी। आखिर तू मेरी तो बेटी है, एक सौदाइन की। इतना कहकर रजनी उस बाल को एक सफेद कागज के अंदर लपेटकर अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी लॉक करके जब वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि अमोदिता अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे बाल देते वक्त थी। रजनी अमोदिता के पास जाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू ठीक तो है ना? जब से आई है कुछ खोई खोई सी लग रही है। तेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में कुछ हुआ है क्या? अमोदिता बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में। रजनी भिन्नाते हुए कहती है, ये तू पहेलियां क्यों बना रही है? सीधे सीधे बता ना क्या हुआ है। अमोदिता एक ही सांस में रजनी को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में हुआ था। अमोदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ, वो यक्षिणी तो बहुत ही घटिया औरत है। वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ती। वो तो मेरे साथ भी संभोग करना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ युग जी सही वक्त पर आ गए, वरना आज तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। ये तो क्या बकवास कर रही है? भला एक औरत दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकती है? तू पागल हो रही है क्या? मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगी। तुमको मुझे पागल समझना है तो समझो, पर मैं सच कहती हूँ। उस कोठी में कोई तो था जो मुझे छू रहा था, और ऐसी ऐसी जगह की मुझे तो तुमको बताने में भी शर्म आती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अमोदिता, हो सकता है कि यक्षिणी ने तेरे साथ ऐसा इसलिए किया हो ताकि तू युग पर डोरे ना डाले। युग एक मर्द है और यक्षिणी को भी तो मर्द ही पसंद है। वो भी उसके साथ संभोग करना चाहती होगी, और गौर करने वाली बात ये नहीं है कि यक्षिणी ने तेरे साथ क्या किया। गौर करने वाली बात तो ये है कि यक्षिणी उस कैद से आजाद हो गई है। पर माँ, मैंने देखा था, वो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ताबीज भी बंधे हुए थे। फिर वो यक्षिणी उसके कमरे से आजाद कैसे हो सकती है? जितना मुझे लगता है उस हिसाब से हो सकता है कि युग ने वो दरवाजा खोला हो और वापस से लगा दिया हो ताकि किसी को खबर ना हो। तुझे नहीं पता, आजकल के नौजवानों का खून बहुत गर्म होता है। वो अक्सर वही काम करते हैं जो करने से उन्हें मना किया जाता है। अमोदिता बड़े ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रही थी और एक हद तक उसे उसकी माँ की सारी बातें ठीक भी लग रही थी। फिर क्या माँ, उस यक्षिणी ने युग जी के साथ संभोग कर लिया है? ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि आने वाली पूर्णिमा को करे। आखिर पूर्णिमा और अमावस्या की रात ही तो यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। देख अमोदिता,
पूर्णिमा की रात यक्षिणी युग को अपना शिकार बनाए उससे पहले तुझे युग को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। अब ये लड़ाई एक यक्षिणी और सौदाइन के बीच है, देखते हैं कौन जीतता है। अमोदिता डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। आज रात 3 बजे काले कपड़े पहनकर तैयार रहना। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है। क्या कहा आपने? काले कपड़े पहनकर, वो भी रात के 3 बजे? हाँ, काला जादू काले कपड़े पहनकर ही किया जाता है, इससे काम जल्दी सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, काले जादू में काले रंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है, वो मैं तुझे फिर कभी बताऊंगी। ठीक है माँ, मैं आज रात 3 बजे तैयार रहूंगी। रात हो गई थी और रात के 12 बज रहे थे। हर रात की तरह आज रात भी जोरों से बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट गए हों। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के ही अंदर थे और कोठी के कमरों के अंदर कुछ चिपका रहे थे। युग सीढ़ियों के पास कुछ चिपकाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, ये तू मुझसे क्या करवा रहा है दोपहर से? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार युग, अभी ना तू मुझसे कुछ मत पूछ, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करते जा और फिर देखना हम यक्षिणी का पता कैसे लगाते हैं। पर ये तो बता, ये सब हम चिपका क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना तुझसे कोई सवाल नहीं, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करते जा। कुछ ही देर में उन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है और युग लंबी आहें भरते हुए कहता है, अब बताएगा ये सब जगह हमने छोटी छोटी लाइटों की सीरीज क्यों लगाई है? ये लाइट नहीं है भाई, इन्हें लेजर ग्रिड कहा जाता है। वही लेजर ग्रिड ना जिसका यूज सिक्योरिटी सिस्टम और मशीन विजन एप्लीकेशन जैसी चीजों में करते हैं। हाँ, वही लेजर ग्रिड। हम इसका उपयोग भूतों का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। वो कैसे? लेजर ग्रिड किस तरह यक्षिणी के बारे में पता करेगा? जब मैं पैरानॉर्मल सोसाइटी में मेंबर था तब वहां बताया गया था कि जब कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई असाधारण तरह की गतिविधि इसके आसपास होती है तो ये अपने आप जलने लग जाता है। ये हरे बिंदु बनाकर किसी चीज की हरकत होने की जानकारी देता है। अगर यक्षिणी इस कोठी में आजाद घूम रही होगी तो ये डिवाइस हमें बता देगा। अच्छा हाँ, वैसे इसके साथ कैमरा भी लगाया जाता है, उससे हम आसानी से हर कमरे में नजर रख सकते थे, पर हमारा इतना बजट नहीं है, इसलिए सिर्फ लेजर ग्रिड ही लगाया है। अब एक काम कर, जल्दी जा और कोठी की सारी लाइटें बंद कर दे। क्या कहा? लाइटें बंद कर दूं? पर क्यों? अब यक्षिणी का पता क्या उजाले में लगाएगा? तुझे नहीं पता, जो ये अदृश्य शक्तियां होती है ना, सबसे ज्यादा अंधेरे में ही हावी होती हैं। उसी वक्त उन्हें महसूस किया जाता है। युग लाइटें बंद करने के लिए वहां से जाने लग जाता है, तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, रुक, सुन, अब क्या है? लाइटें बंद करने से पहले मोमबत्ती जला ले, वरना कुछ दिखेगा नहीं। यार मोमबत्ती क्यों जलाना? मोबाइल में टॉर्च है ना, उससे काम चल जाएगा। अभिमन्यु युग को मना करते हुए कहता है, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। मोमबत्ती की रोशनी और टॉर्च की रोशनी में बहुत फर्क होता है। इसकी रोशनी सफेद होती है और मोमबत्ती की पीली। कहते हैं अदृश्य शक्तियां सफेद रोशनी के सामने नहीं आती। ठीक है, मोमबत्ती जला कर लाता हूँ। युग जल्दी से ग्रेवयार्ड कोठी के सारे कमरों की लाइट बंद करके आ जाता है, साथ में मोमबत्ती भी जला कर ले आता है। युग और अभिमन्यु दोनों के हाथों में मोमबत्तियां थीं। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अभिमन्यु उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, तुझे पता है ये जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, इनका पता रात के वक्त ही क्यों लगाया जाता है? युग हैरानी के साथ कहता है, क्यों? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि रात के वक्त ही शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। अंधेरे से ही इन्हें शक्ति मिलती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से ही लगता है, और डर ही तो इन शैतानी शक्तियों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। अभिमन्यु ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ की मोमबत्ती पर किसी ने फूंक मारी हो। वो अपने हाथों से मोमबत्ती को बुझने से बचाते हुए कहता है, वैसे तो ये शैतानी ताकतें दिन में भी हमारे साथ रहती हैं, पर उस वक्त हमारे पास कोई न कोई एक्टिविटी होती रहती है, इसीलिए हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। पर रात के वक्त हमारे आसपास ज्यादा हलचल नहीं होती, वातावरण शांत होता है, इसलिए हम उन्हें आसानी से महसूस कर पाते हैं। कहते हैं रात के 3 बजे का वक्त बहुत खास होता है।
यही वो वक्त होता है जब ये शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। पर यार मैंने तो सुना है कि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और इस वक्त दैविक शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। देख युग, मैं ना तुझे अच्छे से समझाता हूँ, गौर से सुनना मेरी बात। मुहूर्ते बुद्धेत धर्माथर चानु चिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेदत वार्थ में वच। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू संस्कृत क्यों बोल रहा है? सीधे सीधे हिंदी में बताना क्या बताना चाहता है। हाँ बता रहा हूँ भाई। देख, शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूरज के निकलने से पहले 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। अच्छा तो ऐसा है। हाँ, एक और बात, दिन का जो 30वां भाग होता है ना, वो मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 काम करने चाहिए: संध्या वदन, मेडिटेशन, प्रार्थना और पढ़ाई। शास्त्रों में सात्विक जीवन के लिए इस समय जगना और अपने डेली काम पूरे करते हुए 5 बजे प्रार्थना करना सफल और संत जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। पर यही समय तांत्रिक साधना में भी उतने ही मायने रखता है। तूने वो तो कहावत सुनी ही होगी, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सुनी है, पर इनका इन सब से क्या लेना देना? लेना देना है। एक तरफ जहां इस वक्त में सात्विक लोग पूजा अर्चना करते हैं, वहीं तांत्रिक लोग अपने बुरे काम करते हैं। पर ये लोग 1 घंटे पहले ही बुरे काम में लग जाते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद का ही वक्त होता है जब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शैतानी शक्तियां घूम रही होती हैं। उसी का फायदा उठाते हुए सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधनाएं, बलि देना, गुप्त साधनाएं, काला जादू इसी वक्त करते हैं। तंत्र विद्या के अनुसार सुबह के 3 बजे की गई साधना या दी हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। इसलिए एक तांत्रिक के लिए ये समय बहुत मायने रखता है। युग एक चुप्पी के साथ गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुन रहा था। देख, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात का समय अलग अलग होता है, पर उसके बावजूद हर जगह हर धर्म में रात का तीसरा पहर यानी रात 3 बजे का वक्त शैतानी शक्तियों का सबसे शक्तिशाली वक्त माना गया है। कहीं कहीं जगह तो इसे मौत का टाइम भी कहते हैं। तुझे जीसस क्राइस्ट के बारे में तो पता ही होगा। जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह ना? तू उन्हीं के बारे में बात कर रहा है ना? हाँ वही। कैथोलिक मान्यता के अनुसार दोपहर के 3 बजे ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये वो समय था जब सभी शैतानी शक्तियां ईश्वर की शक्तियों के सामने बेहद कमजोर पड़ गई थीं। लेकिन इसके ठीक 12 घंटे बाद यानी रात के 3 बजे सभी शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे पता है क्रॉस को उल्टा करने पर यह पवित्र चिन्ह से शैतान के चिन्ह में तब्दील हो जाता है। और मैंने उस दिन तुझे बताया था ना, ये भगवान और भूत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तूने कभी नोटिस किया है, अक्सर रात के 3 बजे के आसपास ही हमारी नींद खुलती है और इस वक्त अचानक से हमें पसीना आने लगता है, दिल की धड़कनें तेज चलने लगती हैं, कभी कभी तो हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लग जाते हैं। हाँ यार, किया है। ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से ही होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रात के 3 बजे के वक्त ही दिल का दौरा पड़ने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। पर यार, इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी तो हो सकता है। कैसा रीजन? जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से वैज्ञानिकों के अनुसार अमूमन ये वो वक्त होता है जब अपना दिमाग और बॉडी पूरी तरह सुस्त पड़ी होती है। फिजिकली रूप से जब बॉडी में काफी देर तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो रात के 3 बजे तक अपनी बॉडी और दिमाग थकान मिटा चुका होता है। इसलिए अब हमारा दिमाग थोड़ा एक्टिव होने लग जाता है। तुझे गति के नियम के बारे में तो पता ही होगा। यार पता तो था पर भूल गया। याद भी कैसे होगा तुझे? ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने से तो फुर्सत मिले तुझे। गति के नियम के अनुसार अगर किसी भी वस्तु में स्थिरता के बाद अचानक गति आती है तो वो तुरंत गति नहीं पकड़ता। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग है जो 3 बजे तक अपनी थकान मिटाने के बाद धीरे धीरे गति पकड़ने लग जाता है। यही कारण है कि अचानक से 3 बजे कभी हमारी नींद खुल जाती है तो पसीना आने लग जाता है और ठंड लगने लगती है। एक प्रकार से अपना दिमाग जाग चुका होता है लेकिन बॉडी स्थिर होती है और दोनों की गति एक ना होने के कारण ऐसी सिचुएशन महसूस होती है।
युग अभिमन्यु से बातें कर ही रहा था कि तभी ग्रीन लेजर लाइट जलने लग जाती है। अंधेरे में ग्रीन लाइट अलग ही दिख रही थी, जो दूर से ही किसी को भी दिख जाए। अभिमन्यु अपने हाथ से इशारा करते हुए हकलाते हुए कहता है, यार वो देख, लाइट जल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हो रही है। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और लाइट किस साइड जल रही थी वो देखने लग जाता है। युग और अभिमन्यु लेजर लाइट को अपने आप जलता हुआ देखकर हैरान हो गए थे। लेजर लाइट रूम नंबर 666 के पास जल रही थी, पर अचानक से वो जलनी बंद हो जाती है। कोठी में वापस अंधेरा छा जाता है। युग बिचकते हुए कहता है, यार ये लाइट जलनी बंद क्यों हो गई? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही अब सीढ़ियों के पास लेजर लाइट जलनी शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो लेजर लाइट फिर बंद हो जाती है और सीढ़ियों के नीचे आकर जलनी शुरू हो जाती है। युग उस लेजर लाइट को घूरते हुए कहता है, यार ये लेजर लाइट तो जलते हुए अपने ही पास आ रही है। अभिमन्यु भी उस लेजर लाइट को घूरते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि यक्षिणी अपन दोनों के पास आ रही है। इस तरफ रजनी अमोदिता का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर कहीं ले जा रही थी। दोनों ही काले कपड़े पहने हुए थे। रजनी ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी तो अमोदिता ने काले रंग का सूट। रजनी के हाथ में उसकी तंत्र मंत्र यंत्र की किताब भी रखी हुई थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। दोनों ही सबसे छुपते हुए अपनी नजर चुराते हुए आगे बढ़ रही थी। अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, माँ ये इतनी रात में तुम मुझे कौन सी जगह ले जा रही हो? हवेली के इस कोने में तो आज तक मैं नहीं आई। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तू ना अभी अपना मुंह बंद रख और चुपचाप मेरे पीछे चल, समझी? अमोदिता चुप हो जाती है और खामोशी के साथ अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लग जाती है। कुछ ही देर में रजनी अमोदिता को लेकर हवेली के सबसे नीचे वाले कमरे के अंदर आ जाती है। उस कमरे के अंदर लाइट नहीं थी और काफी सामान बिखरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ना खोला गया था, ना ही वहां की सफाई की गई थी। अमोदिता खांसते हुए कहती है, माँ इस कमरे में तो बहुत धूल है, ये किसका कमरा है? रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, ये कमरा नहीं, रास्ता है तहखाने में जाने का। क्या कहा? तहखाने में जाने का? मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी हवेली के अंदर एक तहखाना भी है। पहले मुझे भी नहीं पता था, पर कहते हैं ना कुछ चीजें आपको ढूंढ लेती हैं। वैसे ही इस तहखाने ने मुझे ढूंढ लिया था जब तेरे पापा के साथ शादी करके मैं यहाँ पर आई थी। तो मुझे जादू टोना करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और मैं आसानी से अपनी साधनाएं कर सकूं। पूरी हवेली छान मारी थी पर एक कमरा ऐसा नहीं मिला था जहाँ पर मैं अपना काम कर सकूं। फिर एक रात मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे ये तहखाना दिखा था। मतलब इस तहखाने का रास्ता तुमको सपने में दिखा था? हाँ मोदिता, काला जादू करने का यही तो फायदा होता है। जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो खुद हमारे पास पहुंचा देता है। इतना कहकर रजनी उसी कमरे का एक दरवाजा खोलती है और सीढ़ियां उतरते हुए कहती है, संभल कर आना। हाँ माँ। जैसे ही सीढ़ियां खत्म होती है रजनी माचिस जलाती है और उससे मशाल जला लेती है। जब उजाला होता है तो अमोदिता देखती है कि तहखाने के अंदर कई सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वुडू, जानवरों की हड्डियां, गुड़िया, पेंडुलम घड़ी और ना जाने क्या क्या रखा था। अमोदिता तहखाने के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहती है, माँ इस तहखाने के अंदर तो आपने काला जादू का बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये सामान मैंने इकट्ठा नहीं किया है। फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये सामान यहीं पर रखा हुआ था। जब इस तहखाने के बारे में गुप्त तरीके से पता लगाया तो पता चला कि ये तहखाना कई सालों पहले बंद कर दिया गया था और ये किसी अघोरी का था। क्या कहा? अघोरी? हाँ अघोरी। तो फिर तुमने पता करने की कोशिश नहीं की वो कौन अघोरी था? अरे पागल, मैं क्या करती उसके बारे में पता करके। वैसे भी मुझे काला जादू करने के लिए कोई जगह चाहिए थी और वो मुझे मिल गई थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। इस तहखाने की खास बात बताऊं मैं तुझे? हाँ माँ बताइए ना। हमारे जादू टोना करने के लिए जिस भी सामान की जरूरत होती है वो सब यहाँ पर मिल जाता है। और सिर्फ सामान ही नहीं, इस तहखाने में ऐसी ऐसी चीज है जो अब तो मिलनी भी बंद हो गई है। पर तू इन चीजों को गलती से भी मत छूना, क्योंकि इन सब चीजों के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। चल अब बैठ जा जल्दी। अमोदिता रजनी के सामने आलकी पालकी मारकर बैठ जाती है। उन दोनों के सामने एक स्टार बना हुआ था जिसके ऊपर मोमबत्तियां चल रही थी। रजनी ने अपने बगल में ही तंत्र मंत्र यंत्र की किताब खोलकर रखी हुई थी। रजनी धीरे से कहती है, देख अमोदिता, आज से तू युग पर जादू टोना करना शुरू कर रही है। साथ में तेरा सौदाइन बनने का सफर भी शुरू हो रहा है। पर मैं तुझे बता देती हूँ, सौदाइन की जिंदगी में कदम रखने से पहले बलि देनी पड़ती है। अमोदिता कांपते हुए कहती है, क्या कहा माँ तुमने? बलि? हाँ बलि।
जिस तरह पूजा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक उसी तरह काला जादू करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बलियां दी जाती हैं। पर यह बलि किसी और के अंग की नहीं बल्कि खुद के अंग की दी जाती है, जिसमें उंगली, आंख, कान, बाल जैसे कई अंग आते हैं। मतलब मुझे भी अपने शरीर के किसी अंग की बलि देनी पड़ेगी? हाँ मुदिता, हम सौदाइन की एक पहचान होती है और वो ये है कि हमें अपने बाएं पैर के अंगूठे के नाखून की बलि देनी पड़ती है। मैंने दी थी, अब तुझे भी देनी पड़ेगी। रजनी ने अपना बायां पैर आगे करते हुए कहा। जब अमोदिता की नजर उसके पैर पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। रजनी का बिना नाखून का अंगूठा देखकर अमोदिता के रोंगटे खड़े हो गए थे। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं देने वाली अपना नाखून, इसमें बहुत दर्द होगा। देख अमोदिता, दर्द तो होगा पर एक बात मेरी याद रख, दर्द ही सारे मर्ज की दवा होती है। अगर आज तूने ये दर्द सह लिया तो फिर तू युग को आसानी से पा सकती है, और सिर्फ युग को ही नहीं, दुनिया की सारी चीज जिस पर भी तू हाथ रखेगी वो तेरी हो जाएगी। रजनी की बातों ने अमोदिता को अपने झांसे में फंसा लिया था। वो पूरी तरह उसकी बातों में आ गई थी। अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। अरे सोच क्या रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 3 बजे युग को वश में करना शुरू करना है। बोल, क्या तू तैयार है? अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर अमोदिता भी अपना बाएं पैर आगे बढ़ा देती है। रजनी नुकीले मुंह का प्लास पकड़ती है और अमोदिता के अंगूठे के पास ले जाने लगती है। अमोदिता में इस भयानक दृश्य को देखने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए डर के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रजनी उस प्लास से अमोदिता के अंगूठे का नाखून पकड़ती है और मन ही मन कोई मंत्र सा बड़बड़ाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके में अमोदिता का नाखून उसके अंगूठे से अलग कर देती है। अमोदिता के गले से चीख निकलती है, आ! अमोदिता के दर्द से कराहने की चीख तहखाने के अंदर गूंजने लगती है। वो तो अच्छा हुआ तहखाने की आवाज हवेली के अंदर नहीं जाती थी, वरना हवेली के सभी लोग अब तक जाग चुके होते। अमोदिता के अंगूठे से लबालब खून निकले जा रहा था और वो अभी भी दर्द से कराह रही थी। रजनी ने प्लास से अमोदिता का नाखून पकड़ा हुआ था। रजनी उस नाखून को अमोदिता को देते हुए कहती है, अब तू ज्यादा रो मत, भूल मत तू एक सौदाइन है और सौदाइन रोती नहीं है। ये ले, रख अपना नाखून अपने पास। माँ तुम ही रखो ना इसे अपने पास। पागल हो रही है क्या तू? एक सौदाइन के पास ही हमेशा उसका नाखून होना चाहिए। अगर हमें हमारी शक्तियां इन नाखूनों की बदौलत हासिल होती हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, समझी? इसलिए इसे कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखना जहां पर ये किसी के हाथ न लगे, वरना इससे तेरी जान को भी खतरा है। अमोदिता झट से रजनी के हाथ से अपना नाखून लेते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं इसे छुपा दूंगी। रजनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब होगा असली खेल शुरू। बस रात के 3 बज जाए और फिर देख कैसे हम युग को अपने वश में करते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। इस तरफ युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर झूमर के नीचे खड़े हुए थे। दोनों ही डरे हुए लग रहे थे। दोनों के माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थीं। लेजर लाइट जलते जलते उन दोनों के नजदीक आने लगी थी। युग डरते हुए कहता है, यार ये लेजर लाइट तो हमारी तरफ आ रही है। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, लेजर लाइट नहीं युग, यक्षिणी, यक्षिणी हमारे पास आ रही है। लेजर लाइट सीढ़ियों से जलते हुए युग और अभिमन्यु के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो लेजर लाइट उनके पास न जलकर सीधे ग्रेवयार्ड कोठी के मेन दरवाजे के पास जलने लग जाती है। लेजर लाइट वहीं पर रुक गई थी और बार बार बंद चालू हो रही थी। युग अभिमन्यु का हाथ हिलाते हुए कहता है, अभिमन्यु ये तेरी लेजर लाइट खराब हो गई है क्या? ये बार बार बल्ब की तरह चालू बंद क्यों हो रही है? अभिमन्यु लेजर लाइट को देखते हुए कहता है, यार मेरी लेजर लाइट खराब नहीं हुई है, बल्कि यक्षिणी बार बार उसी जगह मूवमेंट कर रही है। वो वहां पर आ रही है और वहां से जा रही है, तभी ऐसा हो रहा है। कुछ देर तक दोनों ही मंत्रमुग्ध होकर लेजर लाइट को जलते बुझते हुए देखते रहे। अभिमन्यु धीरे से कहता है, अब क्या करे यार? करना क्या है, चल दरवाजे के पास जाकर देखते हैं।
हो सकता है यक्षिणी दिख जाए। पागल हो रहा है क्या युग? दरवाजे के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर क्या करे, ऐसे यहाँ पर डर कर खड़े रहे? चल ना यार, तू ना बहुत डरता है, पता नहीं कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बन गया तू। इतना कहकर युग अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले थे कि लेजर लाइट जलनी बंद हो जाती है। कोठी में फिर एक बार अंधेरा छा जाता है, पर अभिमन्यु और युग के हाथों में मोमबत्ती थी, जिस कारण उन्हें आसपास की कुछ चीजें दिखाई दे रही थी। युग अभिमन्यु से कहता है, यार ये लाइट जलनी बंद क्यों हो गई? अभिमन्यु कहता है, शायद यक्षिणी यहाँ से चली गई, इसी वजह से बंद हो गई। युग मोमबत्ती की रोशनी के सहारे अपने आसपास यक्षिणी को ढूंढने लग जाता है। वो यक्षिणी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। युग हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तूने आवाज सुनी? हाँ सुनी यार, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। इसका मतलब ये है कि बाहर कोई है। इतना कहकर बिना कुछ सोचे समझे युग दरवाजा खोलने लग जाता है। अभिमन्यु युग को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उससे पहले ही झटके के साथ युग दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कायर और कछुआ खड़े हुए थे। दोनों के ही हाथ में शराब की एक एक बोतल थी। दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने खूब शराब पीकर रखी हुई थी। अभिमन्यु अपना गला फाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ पर? कायर नशे में अपनी जगह पर हिलते हुए कहता है, हम दोनों नहीं होंगे तो कौन होगा? तुम दोनों को क्या लगा, तुम दोनों अकेले अकेले कार्यक्रम कर लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अभिमन्यु गुस्सा करते हुए कहता है, अरे पागल, हम दोनों यहाँ कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभिमन्यु इसके आगे कुछ कहने वाला था कि तभी कछुआ अभिमन्यु और युग को धक्का मारते हुए सीधे कोठी के अंदर घुस जाता है। कायर भी कछुए के पीछे पीछे कोठी के अंदर घुस जाता है। जब वो देखता है कि कोठी के अंदर अंधेरा है तो हैरानी के साथ कहता है कि तुम दोनों ने कोठी के अंदर इतना अंधेरा क्यों करके रखा हुआ है? कछुआ नशे में बड़बड़ाते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं, ये उसी का। कछुए ने इतना ही कहा था कि तभी ग्रीन लेजर लाइट वापस से जलने लग जाती है। एक ही वक्त में लेजर लाइट ग्रेवयार्ड कोठी के अलग अलग हिस्से में चल रही थी। कभी वो रूम नंबर 666 के पास चल रही थी, तो कभी सीढ़ियों पर, तो कभी हॉल में लगे झूमर के नीचे। कछुआ अपनी आंखें मलते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हो गया? ये ग्रीन कैसे चल रही है? सुबह तक तो ठीक थी, कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई या फिर मैंने ज्यादा पी ली है? युग और अभिमन्यु की समझ में नहीं आ रहा था कि लेजर लाइट एक ही वक्त में 2-3 जगह एक साथ कैसे जल सकती थी। अचानक से कोठी की सारी लाइटें चालू हो जाती हैं और कोठी में उजाला हो जाता है। युग और अभिमन्यु की आंखें चमक जाती हैं और जब उनकी नजरें कोठी में लगी लाइट के स्विच बोर्ड के पास पड़ती हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कायर खड़ा हुआ था, जिसने लाइट का स्विच ऑन कर दिया था। कायर नशे में कहता है, ये कमीने युग और अभिमन्यु ने लाइट बंद करके रखी थी, उसी के कारण ऐसा लग रहा था, साले बिजली का बिल बचा रहे थे। कछुआ कहता है, ये दोनों तो है ही कंजूस, अच्छा हुआ तूने लाइट ऑन कर दी, वरना मैं अंधेरे में पैक कैसे बनाता? अगर शराब गिर जाती तो? वैसे ही बहुत महंगी है, मैं नुकसान नहीं उठा सकता। इतना कहकर कछुआ झूमर के नीचे बैठ जाता है। कायर भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। युग और अभिमन्यु वहीं पर खड़े हुए थे और कायर कछुए को नौटंकी करते हुए देख रहे थे। युग को कायर और कछुए पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर दोस्त होने के कारण वो उन दोनों को कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो उन दोनों को वहां से भगा दे, पर दोस्ती की खातिर वो चुप था। कायर अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु तू खड़ा क्यों है? आ नीचे बैठना, महफिल सजाते हैं, रंग जमाते हैं और जिंदगी के गम भुलाते हैं। ये शराब ही तो है जिसे पीने के बाद सारे दर्द कम हो जाते हैं। अभिमन्यु कायर को मना करते हुए कहता है, आज मंगलवार है और मैं मंगलवार के दिन नहीं पीता, और वैसे भी तूने सुना नहीं है क्या, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा शराब में नहीं इंसान के अंदर होता है। कछुआ मुंह बनाते हुए धीरे धीरे कहता है, क्या कहा तूने? तू मंगलवार के दिन नहीं पीता? तू क्या बजरंग बली का भक्त है क्या, जो मंगल को नहीं पीता? भक्त तो नहीं, पर जिंदगी के कुछ उसूल है मेरे, तुम्हारी तरह नहीं कि जब जेब भारी हुई कि चले ठेके पर जेब खाली करने। कायर अपनी शर्ट के अंदर से डिस्पोजल निकालता है और फर्श पर रखते हुए कहता है, यार कछुए तू इस अभिमन्यु को छोड़ना और जल्दी जल्दी पैक बना, इसे पीकर मेरे अंदर की आग को बुझाने दे।
कछुआ शराब की बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहता है, अरे अभी बनाता हूँ, 2 मिनट। इतना कहकर कछुआ दोनों डिस्पोजल में शराब डालने लग जाता है। डिस्पोजल में उसने शराब तो डाल दी थी, पर पानी उसे नहीं मिल रहा था। कछुआ बोतल ढूंढते हुए कहता है, अरे पानी की बोतल कहाँ पर है? कछुआ अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे पानी की बोतल तो मैं वहीं दुकान पर भूल आया। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तू न कछुए एक काम ढंग से नहीं करता है, सब कुछ भूल जाता है। अरे तू चिल्ला क्यों रहा है यार, पानी तो हमें यहीं मिल जाएगा। अरे जा युग, जरा पानी लेकर आना। युग गुस्से से कछुए को घूरने लग जाता है। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे घूर क्या रहा है, तेरी आंखों का पानी थोड़ी ना मांगा है, अंदर जा और पानी लेकर आ। युग गुस्से से कहता है, मैं नहीं ला रहा पानी, जिसे पीना है वो खुद किचन में जाए और लेकर आए। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग मैं समझ रहा हूँ तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना, इन दोनों पर मुझे भी आ रहा है, पर क्या करें, है तो अपने बचपन की दोस्त ही ना। देख ये दोनों बहुत नशे में हैं, तो इन्हें समझाने का कुछ फायदा नहीं। ऐसा कर जल्दी पानी लाकर दे दे इन्हें, जितनी जल्दी ये पियेंगे, इन्हें चढ़ेगी, ये सोएंगे, उतनी ही जल्दी हम वापस से अपना काम आगे जारी रख सकते हैं। युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे पानी 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 कहाँ है, पानी हमको चाहिए, पानी पानी। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अरे हाँ बाबा ला रहा हूँ पानी, चिल्ला क्यों रहा है? युग तुझे नहीं लाना पानी, मत ला, मैं ही लाकर देता हूँ इन्हें। इतना कहकर अभिमन्यु किचन की ओर जाने लगता है। उसके जाने के बाद युग को जितनी गाली आती थी वो सारी मन ही मन कायर और कछुए को देने लगा। अभिमन्यु को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, अरे युग जरा यहाँ पर आना। अब क्या हुआ यार, तू पानी भी अकेले नहीं ला सकता क्या? इतना कहकर युग अपने कदम किचन की ओर बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ तहखाने के अंदर अमोदिता और रजनी बैठे हुए थे। 3 बजने में 10 मिनट कम थे। अमोदिता को अभी भी दर्द हो रहा था। उसके पैर के अंगूठे पर खून जम चुका था। खून के कुछ छींटे फर्श पर भी पड़े हुए थे। रजनी अमोदिता की तरफ देखते हुए कहती है, अब हमें काम शुरू करना चाहिए। अमोदिता जल्दी से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जा। जैसे रजनी ने कहा था अमोदिता वैसा ही करती है। वो पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाती है। रजनी अमोदिता के सामने जाकर बैठ जाती है और वो पुड़िया जिसके अंदर उसने युग का बाल रखा हुआ था उसे खोलने लग जाती है। फर्श पर ही अमोदिता के सामने हल्दी की कुछ गांठें रखी हुई थी। रजनी वो बाल अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले युग का बाल और इन हल्दी में से एक गांठ उठा और उसके ऊपर युग का नाम जपते हुए लपेट दो। जैसा रजनी कहती है अमोदिता वैसा ही करती है। अपना दुपट्टा दे मुझे। क्या कहा माँ, दुपट्टा? पर क्यों? अरे दे तो। अमोदिता अपना काला दुपट्टा रजनी को दे देती है। रजनी वो दुपट्टा फाड़ने लग जाती है। अमोदिता रजनी को रोकते हुए कहती है, अरे माँ इससे तुम फाड़ क्यों रही हो, ये मेरा फेवरेट दुपट्टा है। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, नालायक लड़की अपना मुंह बंद रख, नया दुपट्टा ले लेना। वैसे तो इस विधि में रुमाल का उपयोग किया जाता है, पर अभी इस वक्त इससे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि 3 बज गए हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 4 बजे से पहले ये विधि पूरी करनी है, वरना ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। क्यों माँ, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया तो कुछ हो जाएगा क्या? होगा तो कुछ नहीं, पर वो दैवीय शक्तियों का समय होता है। याद रखना 3 से 4 के बीच में शैतानी शक्तियों का वक्त होता है और 4 से 5 में दैवीय, और बाकी के समय में दोनों की शक्तियां समान होती हैं। इतना कहकर रजनी अमोदिता के दुपट्टे में से उसका एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लेती है और अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले, इसके अंदर अब वो हल्दी की गांठ लपेट दे जिसमें तूने युग का बाल लपेटा है। जैसा रजनी ने कहा था अमोदिता ने सब कुछ वैसा ही किया। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, देख वैसे तो एक आम लड़की को इस गांठ को 21 दिनों तक अपने सिरहाने में रखकर सोना पड़ता है और रोज वशीकरण मंत्र का जाप करना पड़ता है। उसके बाद किसी चौराहे पर जाकर इसे फेंकना पड़ता है, पर तू एक सौदाइन है, इसी का तुझे फायदा मिलेगा। तुझे 21 दिन का इंतजार नहीं करना, बल्कि आज रात ही चौराहे पर फेंक कर आना है, वो भी अकेले। अमोदिता डरते हुए कहती है, क्या कहा माँ तुमने, चौराहे पर जाना है वो भी अकेले? रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, तूने फिर डरना शुरू कर दिया। कितनी बार समझाऊं तुझे, तू एक सौदाइन है और सौदाइन कभी नहीं डरती, बल्कि अपने काले जादू से लोगों को डराती है। रजनी की बातें सुनकर अमोदिता की हिम्मत बढ़ने लग जाती है और वो अपनी जगह पर उठने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ माँ आपने सही कहा, मैं एक सौदाइन हूँ और सौदाइन डरती नहीं बल्कि डराती है। अमोदिता के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी
युग को अपने वश में करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और खड़ी हो जाती है। रजनी भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है, चौराहे पर तुझे 3 बार ये मंत्र बोलना है, ओम नमो महायाक्षी मम वशिम स स्वाहा। मंत्र याद रखना, भूलना मत, समझी? हाँ माँ, याद रखूंगी। ओम नमो महायाक्षी मम वशी स स्वाहा। रजनी और अमोदिता तहखाने में से बाहर निकलते हैं और चुपके से हवेली के बाहर निकल जाते हैं। रजनी हवेली के गेट पर ही रुक जाती है और कहती है, तेरा और मेरा साथ यहीं तक था, अब यहाँ से तेरा सफर अकेले शुरू होता है। अब इस काम को तुझे ही अंजाम देना है और याद रखना, चौराहे पर ये पोटली फेंकने के बाद चाहे कुछ ही हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर पर वापस आना। अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर वहां पीछे मुड़कर देख लिया तो क्या होगा? तो ये टोटका टूट जाएगा और ये भी हो सकता है कि तू एक नई बला अपने साथ ले आए, समझी? अब ज्यादा सवाल मत कर, जल्दी जा, वक्त कम है। अमोदिता लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से जाने लग जाती है। रजनी वहीं हवेली के दरवाजे पर खड़ी रहती है। 20 मिनट बाद अमोदिता वापस आ जाती है। जैसे ही अमोदिता वापस आती है, रजनी बौखलाहट के साथ पूछती है, क्या हुआ? काम को अंजाम दे दिया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब तू बस कल सुबह का इंतजार कर, देखना कैसे युग तेरे नाम की माला जपता है। हाँ माँ, अब मुझे भी सुबह का इंतजार है। अमोदिता और रजनी दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इस तरफ जब युग किचन में अभिमन्यु के पास पहुंचता है तो चिढ़ते हुए कहता है, क्या है यार अभिमन्यु, अब तू पानी भी अकेले नहीं ला सकता क्या? अभिमन्यु मटके पर ढक्कन हटाते हुए कहता है, यार पानी तो तब लाऊंगा ना जब मटके के अंदर पानी हो, ये तो खाली पड़ा हुआ है। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे शिट, मैंने सोचा था कि शाम को पानी भर लूंगा, पर ग्रेवयार्ड कोठी में लेजर लाइट लगाने के चक्कर में भरना भूल गया। तो फिर क्या करें? बाहर तो वो 2 मगरमच्छ पानी का इंतजार कर रहे हैं। करना क्या है, उठा बकेट और चल कुएं के पास। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? कुआं? यहाँ पर कुआं है? अरे ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे है, मैं वहीं से पानी भरता हूँ पीने के लिए। एकदम साफ पानी आता है, मीठा मीठा, जैसे किसी झरने का पानी होता है ना, वैसा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कुएं के अंदर झरने का ही पानी है। अच्छा चल, फिर आज इसी बहाने तेरी कोठी का कुआं भी देख लेते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु बकेट उठाता है और युग के साथ साथ ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे वाले दरवाजे से कुएं के पास जाने लगता है। ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, जिस कारण बाहर अंधेरा नहीं था। चांद की रोशनी में कुआं और आसपास के पेड़ पौधे साफ दिखाई दे रहे थे। युग और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे पहुंच गए थे। ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे वाले दरवाजे के जस्ट बगल में ही इमली का पेड़ लगा हुआ था, पर अभिमन्यु की उस पर नजर नहीं पड़ती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अभी हल्के होने के लिए जगह ढूंढने पर था। वो चलते चलते बड़बड़ाते जा रहा था, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं यार। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ, तुझे कहीं जाना था क्या? अरे हल्का होने जाना है, उसी के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। यार हल्का होने के लिए भी जगह ढूंढने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ यार ढूंढनी पड़ती है, तुझे नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि हर जगह पेशाब नहीं करना चाहिए, सुनसान जगह और पेड़ के नीचे तो कतई ही नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्यों? एक गायन का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा